बीजेपी नगर कमेटी के पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में पदाधिकारी और सदस्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर किया गया सम्मानित। बीजेपी नेता ने किया वेदांता इलेक्ट्रो स्टील संघर्ष समिति की जनसुनवाई का आयोजन। जनसुनवाई में स्थानीय लोग और अपनी जमीन देने वाले रैयत हुए शामिल। रिम्स से आया रैगिंग का मामला। सीनियर स्टूडेंट्स जूनियरों पर दिखा रहे अपना रौब। एंटी रैगिंग सेल को दी गई जानकारी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाभार्थी महिलाओं पर टीकाकरण के दौरान दिया जाएगा विशेष ध्यान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों के लिए। देश के प्रमुख लेखा निकायों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पटना साहिब में एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। इस मौके पर कॉस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से एंटरप्राइज गवर्नेंस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक विशेषज्ञों ने कॉस्ट मैनेजमेंट की महत्व पर अपना प्रकाश डाला और अपने रिसर्च विजन को पेश किया। उद्योगों को बढ़ावा देने में कॉस्ट मैनेजमेंट की भूमिका पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मौजूद आईसीएआई के विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले दिनों में सरकार के महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया की प्रोफेशनल्स तैयारी करने में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देश के प्रमुख लेखा निकायों में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पटना साहिब में एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। तो पटना साहिब में एक नए चैप्टर की शुरुआत की गई है और इसमें विशेषज्ञ लोग मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे पटना से संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आज पटना साहिब में एक नए चैप्टर की शुरुआत की गई है, इसका क्या महत्व होने वाला है? देखिए, आईसीएआई एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जहाँ जहाँ तक कह लें कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। एक ऐसा अध्याय जो अब तक बिहार में वंचित था। इस चैप्टर से जुड़े हुए जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो वाणिज्य के जो स्टूडेंट हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए क्योंकि ये झारखंड में 6 जगहों पर पहले से काम कर रहे थे, जबकि आप देखिए कि बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड अलग हुआ है, लेकिन वहाँ पहले से ये 6 चैप्टर काम कर रहे थे। और पटना साहिब में कल जिस तरीके से एक समारोह हुआ और इस समारोह में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन में देश भर के तमाम जो विशेषज्ञ थे वो मौजूद थे। और जिस इंस्टीट्यूट के तहत ये कल चैप्टर की शुरुआत हुई, तो पूरे पटना में जो भी इस चैप्टर से जुड़े हुए लोग थे वो मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि एक नया अध्याय, एक नए युग की शुरुआत पटना साहिब से हुई है। और पटना साहिब चूँकि गुरु गोविंद सिंह की धरती है और सब ने एक सुर में गुरु गोविंद सिंह की इस धरती को नमन किया। और बिहार में इस चैप्टर की शुरुआत से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और उस अध्याय में न सिर्फ रोजगार, बल्कि रोजगार के साथ साथ एक नए आयाम की भी शुरुआत हो गई। और कह सकते हैं कि कल का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक रहा। और जिस तरह से बड़े बैंकेट हॉल में इसका समारोह हुआ, पूरा कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके किया गया। तमाम जो देश भर के गणमान्य लोग थे वो इस चैप्टर से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि अब ये पटना जो है बिहार की राजधानी पटना, और पटना में भी पटना साहिब जहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है और सबसे पुराना शहर माना जाता है पटना साहिब, वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई। और इस चैप्टर से
रोजगार तो सृजन होगा ही, जो इस इंस्टीट्यूट से पढ़ लिख कर जो आगे बढ़ेंगे वो देश भर में अपना नाम रोशन करेंगे और जो एक नया बिहार बनने के लिए, एक नया आयाम गढ़ने के लिए तैयार है। जी नियाज। जी गौतम, तो इस सेमिनार के आयोजन में कौन कौन लोग शामिल हुए? बिल्कुल, इस चैप्टर की में देश भर के लोग आए थे, खास करके जो साउथ में इस चैप्टर की जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आप देखिए जो चार्टेड अकाउंटेंट जो लोग होते हैं या जो सीए कैडर के जो लोग होते हैं वो देश भर में हैं, और इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा खास करके जो साउथ से लोग आए थे, खास करके जो मद्रास से आए थे, या माफ़ कीजिए जो चेन्नई, जो कि नाम बदल गया है, चेन्नई से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, कर्नाटक से आए थे, तो अलग अलग जगहों के जो हेड थे वो आए थे और उद्घाटन हुआ इस पूरे प्रोग्राम का। तो कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत हुई है, और इस नई शुरुआत में जो तमाम चीज़ें जो लोग कह रहे थे, विशेषज्ञ कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका अब विस्तार हुआ है। इस विस्तार के साथ ही झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जैसे जगहों पर ये चैप्टर पहले से काम कर रहा था, और इंस्टीट्यूट जो है पहले से काम कर रहा, तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। खास करके जो नई पीढ़ी है जो इस विषय को पसंद करते हैं, चूँकि कॉमर्स के प्रति एक लोगों का रुझान है, तो कहीं ना कहीं इस कॉमर्स में जो जिस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी या सीए चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उसी तरीके से कॉस्ट जो है कॉस्ट इंस्टीट्यूट के इस नए उद्घाटन सत्र में तमाम वो लोग भी मौजूद थे। कई इंस्टीट्यूट के छात्र भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में अपनी बातें रखी, और जो युवा चेहरे हैं जो आगे बढ़कर देश भर में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं इस चैप्टर के जरिए, तो उनकी एक अहम भागीदारी देखने को मिली। काफ़ी उत्साह और उमंग रहा, और पटना साहिब में काफ़ी भव्य और कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के शुरू होने से वाकई बिहार एक विकास, युवाओं में रोजगार के साथ साथ विकास की एक नई रूपरेखा तैयार होगी। जी नियाज। जी गौतम, और इस चैप्टर की शुरुआत से ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तो किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, उद्योग, इंडस्ट्रीज और जो निवेश है उसमें उसमें इस चैप्टर की अहम भूमिका होगी, क्योंकि किसी भी कंपनी में जो लेखा जोखा होता है वो देखना चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है, और इस चैप्टर की मदद से ही आप उसकी पूरी जो पेपर वर्क जिसको बोलते हैं वो करने के लिए एक माहिर आदमी की ज़रूरत होती है, जो दिमाग को एकदम कैलकुलेट कर सके। तो उस कैलकुलेशन के लिए उस चीज़ों की सारी जिम्मेवारी सीएस पर होती है और सीए पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम भूमिका होती है, और पूरे कंपनी में चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, आप देखिए कि आप जो सरकारी या गैर सरकारी में भी जो लोग होते हैं उनको भी जो है चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी में बिना चार्टेड अकाउंटेंट के या चूँकि वो उसकी जो गणना करता है वो अपने हिसाब से करता है, उसको पता होता है, और जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए एक मंझे हुए खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट के जरिए जो लोग या जो भी व्यक्ति किसी कंपनी में जो कंपनी बिहार में उद्योग, लघु कुटीर उद्योग या किसी भी उद्योग को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर यहाँ आता है, और बिहार तो आपको पता होगा कि इस साल जो इस नए सरकार के गठन के बाद से ही जो ये 5 साल का बिहार होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योग धंधे और जो कल कारखाने बंद पड़े हैं उसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में ये चीज़ें, देखिए झारखंड अलग होने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पहले से ये 6 चैप्टर काम कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे हैं, छोटे हो बड़े हो, हर तरीके के संसाधन वहाँ मौजूद है, इसलिए वहाँ पे इसकी भूमिका ज़्यादा थी। बिहार उन दिनों इतना पिछड़ गया था और पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आ गया था कि यहाँ पर ये चीज़ें कहीं भी होती नहीं दिख रही थी। जो छात्र वाणिज्य की पढ़ाई करते थे, कॉमर्स लेकर के जो
कीन इंटरेस्टेड होते थे, जो बहुत रुचि के साथ सोचते थे कि हम भविष्य में चार्टेड अकाउंटेंट हो जाएंगे या कंपनी सेक्रेटरी हो जाएंगे। वो जो विषय था वो चाह कर भी वो नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उसका स्कोप नहीं था। उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि उनका बच्चा मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर में जब जाए तो साइंस ले ले या फिर आर्ट्स आर्ट्स लेकर के पढ़ाई करे, ताकि इसका स्कोप था। लेकिन कॉमर्स के विद्यार्थी यानी कॉमर्स के प्रति जो रुझान था वो कम था, और यही कारण है कि यहाँ पर रोजगार सृजन नहीं थे, कंपनियाँ नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें उसका यूटिलाइजेशन नहीं था। लेकिन बदले हुए बिहार में नए परिसीमन के आधार पर जो अब बिहार बदल रहा है उसके हिसाब से अब यहाँ भी धीरे धीरे कंपनियाँ आएंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, लघु कुटीर उद्योग है, और छोटे छोटे निवेश तो शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसे में हर सेक्टर में इसकी एक अहम भूमिका है, और इस चैप्टर की शुरुआत के साथ ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा जो बिहार में लघु कुटीर उद्योग से लेकर के उद्योग में बड़े बड़े उद्योगों तक में यहाँ के इंस्टीट्यूट के छात्रों की भूमिका, यहाँ के पास आउट और जो लोग इस कंपनी में अपने इस चैप्टर को पूरा करके निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इसका फ़ायदा होगा, और इसकी एक अहम भूमिका है। और ये पूरे साल जो है यहाँ काम होता है, और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर जिस तरीके से चैप्टर का उद्घाटन हुआ है तो ये अब एक ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। और निवेश में खास करके बिजनेस में, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं, जो आपका सवाल है कि उद्योग में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। नियाज जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्मॉल जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, सबके लिए वो ब्यूटीफुल बुक एंड। वहीं झारखंड का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स आए दिन किसी न किसी बड़े मुद्दे से घिरा रहता है। कभी मरीजों की बदहाली तो कभी रख रखाव का अभाव। इस बार भी रिम्स में एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला है रिम्स में हॉस्टल नंबर 7 में रहने वाले डेंटल की सीनियर स्टूडेंट्स की ओर से जूनियर विद्यार्थियों की रैगिंग का। रैगिंग के इस मामले को लेकर सीनियर विद्यार्थियों ने रैगिंग की बात को गलत ठहराते हुए इसे बस जनरल इंट्रोडक्शन का नाम दिया है। हालांकि इस घटने की जानकारी प्रबंधन के एंटी रैगिंग सेल को दी जा चुकी है। रिम्स के एंटी रैगिंग सेल के इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन संस्था की साख को बट्टा लगाने के लिए यह घटना काफी है। जो कंसर्न ऑफिशियल है उनसे बात की गई है, और अभी तक जो मेरे पास जो इनपुट है उसके हिसाब से यह खबर भ्रामक है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि एक मेरे पास राइट अप आया है डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से। उसमें जो वार्डन हैं जितने भी हॉस्टल के, वे अपना राउंड दिए हैं कल रात में, और ऐसे भी रेगुलर वो लोग दे रहे हैं, और इसमें इस तरह का कोई भी घटना, इस तरह की घटना जिसमें रैगिंग हो, ऐसी बात नहीं आई है सामने। तो झारखंड का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से आए दिन किसी न किसी बड़े मुद्दे से घिरता रहता है, और कभी मरीजों की बदहाली तो कभी रखरखाव का अभाव। इस बार भी रिम्स में एक बड़ा मामला सामने आया है, और यह मामला रैगिंग से जुड़ा हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, ये पूरा मामला जो है वो रैगिंग का मामला है, क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है?
जी नियाज, बिल्कुल। देखिए, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रांची का और रिम्स अस्पताल में रैगिंग का मामला सामने आया है। डेंटल विभाग के रूम नंबर 7 का ये मामला है, जिसमें सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों से रैगिंग की गई है। लेकिन जिस तरीका से अगर कार्रवाई की बात करें तो रिम्स निर्देशक कामेश्वर प्रसाद ने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी कीमत पर रैगिंग जो जिसने भी किया है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द वो सामने आ जाए, नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जिस तरीका से रैगिंग का मामला राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में आया है, खुद रिम्स के निर्देशक ने साफ तौर पे कहा कि मैं रैगिंग के नाम से नफरत करता हूं, ये मैं अपने परिसर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी इसके पीछे छात्र संलिप्त हैं उन्हें जल्द से जल्द बर्खास्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है रिम्स प्रबंधन के द्वारा। जी शुभम, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तमाम मामले जो सामने आए हैं रैगिंग के, इसके बावजूद भी सीनियर्स के रवैयों में कोई बदलाव नहीं आया है। यहां तक कि ये भी खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के जरिए उन्हें धमकाया भी जा रहा है जूनियर्स को। जी बिल्कुल, जिस तरीका से ये रिम्स क्योंकि तमाम छात्र वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और जिस तरीका से रूम नंबर 7 का ये जो मामला है सीनियर्स के द्वारा जो रैगिंग किया गया है, तो रिम्स निर्देशक के जो कह सकते हैं कि जो निर्देशक है कामेश्वर प्रसाद और रिम्स के पीआरओ, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी इस कांड के पीछे, जो भी इस रैगिंग के पीछे छिपे हैं, संलिप्तता जो भी छात्र हैं, वो जल्द से जल्द अपना नाम खुद आकर बता दे। लेकिन अगर जिस तरीका से एंटी रैगिंग सेल का कह सकते हैं गठन किया गया है और रिम्स अथॉरिटी के तौर पर कहा गया है कि जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनके जल्द से जल्द सामने लिया जाए, उससे जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें धमकाने की, तो ये शुरू से रवैया रहा है तमाम कॉलेजों में, चाहे वो अस्पताल की बात कर ले, जहां भी छात्र रहते हैं तो सीनियर छात्र छोटे छात्र पे, जूनियर छात्र पे दबाव जरूर बनाते हैं। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं खत्म होने को नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कॉलेज, तमाम संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल बना दिए गए हैं जिस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं रैगिंग पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एक नया मामला रिम्स के अस्पताल से आया, जहां पर जूनियर डॉक्टरों के साथ और कह सकते हैं जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्रों के द्वारा जो रैगिंग किया गया है, उस पर कहीं ना कहीं रिम्स पर एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीका से रिम्स शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहता था और एक नया विवाद उत्पन्न हो चुका है। और अब यह देखना होगा कि कितने दिन में ये जो रैगिंग जिसने भी किया है वो कब तक सामने आ पाता है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन कामेश्वर प्रसाद ने साफ तौर पर कह दिया, अगर जो भी व्यक्ति इसमें सामने आएगा उसे जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई दूसरी उपाय भी नहीं रखी गई है। तो कह सकते हैं कि दोषियों का सामने आना और उन पर बर्खास्त होना, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि रैगिंग का मामला रिम्स में खत्म होगा कि नहीं। और लेकिन जिस तरीका से नियाज एक बात बता दे, रैगिंग का मामला है, अगर दोषियों पर कार्रवाई हो जाती है तो शायद यह भी कह सकते हैं कि आने वाले जो भी साल होंगे उसमें रैगिंग के मामले सामने भी नहीं आएंगे। जी शुभम, लेकिन वही बात है कि दोषियों पे कार्रवाई हो जाएगी तो आखिर ये इन दोषियों के ऊपर, जो आरोपी हैं, जो रैगिंग करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्या कोई बड़ा हादसा हो जाएगा उसके बाद जो है कॉलेज के प्रशासन एक्शन में आएगी? देखिए, सवाल बिल्कुल 70% सही है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीका से एंटी रैगिंग सेल, क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें तमाम लोगों से पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके पीछे संलिप्तता कौन है, कौन इसको रैगिंग का आधार बनाकर जूनियर छात्रों पर कह सकते हैं कि प्रताड़ना कर रहा है। लेकिन जिस तरीका से अगर ये जल्द से जल्द इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सका तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरे का रूप ले सकता है, बड़ा संकेत का रूप ले सकता है, क्योंकि शुरुआती संकेत है, रैगिंग का मामला है और रिम्स अस्पताल से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस पर त्वरित कार्रवाई रिम्स प्रबंधन को करनी पड़ेगी और इस पहल में प्रबंधक ने साफ तौर पे आदेश भी जारी कर दिया गया है और एंटी रैगिंग सेल अपनी टीम बनाकर उन तमाम पहलुओं पर नजर बनाए हुए कि इसके पीछे वजह क्या थी और इसके पीछे कौन लोग छुपे थे और इसके पीछे कारण क्या थी रैगिंग करने की। जी शुभम, तो ये इस पूरे मामले में हॉस्टल इंचार्ज का क्या कहना है? क्योंकि ये जो रैगिंग का मामला है वो हॉस्टल से ही निकल करके सामने आया है, तो हॉस्टल इंचार्ज ने क्या कुछ कहा है? देखिए नियाज, हॉस्टल जो इंचार्ज है फिलहाल अभी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जिस तरीका से जो सामने तस्वीर देखने को मिली थी, तमाम जूनियर जो छात्र थे वो रिम्स प्रबंधन के कार्यालय के बाहर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं रिम्स के जो प्रबंधक है उन्होंने साफ तौर पर जूनियर छात्रों की बातों को माना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रैगिंग का शब्द सुनते ही मुझे नफरत हो जाती है। मैं अपने दिन को याद करता हूँ जब मैं कॉलेज में था, जब हमारी रैगिंग हुआ करती थी, उसी दिन से मैं रैगिंग शब्द से नफरत करता हूँ। तो कहीं
कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधक कामेश्वर प्रसाद जूनियर डॉक्टरों के साथ है और ये कहा भी जा सकता है कि जल्द से जल्द दोषियों तक पहुंचने की कार्रवाई पूरी तेज हो चुकी है, क्योंकि प्रबंधक का साथ है जूनियर डॉक्टरों के साथ, उनके सपोर्ट में खड़े हैं प्रबंधक। और जिस तरीका से अब कह सकते हैं कि जो सीनियर छात्र हैं उन पे कहीं ना कहीं डर का साया जरूर मंडरा रहा है और वो जल्द से जल्द अपना नाम कह सकते हैं खुद सामने ला सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आपके नाम सामने आते हैं तो आपको जल्द से जल्द बर्खास्त कर दिया जाएगा और रिम्स परिसर में आपके लिए कोई जगह भी नहीं दी जाएगी। जी लेकिन शुभम, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसका यह कहना है कि कोई लिखित में शिकायत नहीं मिली है हमें, तो लिखित में शिकायत ना मिलना कहीं ना कहीं जूनियर्स के अंदर जो भय है उसको तो दर्शाता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लिखित में शिकायत नहीं मिली, क्योंकि लिखित में जब अगर शिकायत होती तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो भी छात्र है उनका नाम जरूर सामने आ जाता और जो कंप्लेन किए उनका भी नाम सामने आ जाता। तो कह सकते हैं जिस तरीका से पूरे जूनियर डॉक्टर हैं और जो जूनियर छात्र हैं उनका पूरा समूह प्रबंधन के कार्यालय के बाहर गया था, उसके बाद उन्होंने कामेश्वर प्रसाद से इस बातों की शिकायत की थी। तो कहीं ना कहीं पूरा एक समूह गया था और एक समूह के खिलाफ, क्योंकि सीनियर डॉक्टर जो सीनियर छात्र हैं उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत पे रिम्स प्रबंधक जरूर एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कह सकते हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे और तमाम अखबारों में भी साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरीका से प्रबंधक ने आदेश दिया है कि एंटी रैगिंग सेल को कि जल्द से जल्द इसके पीछे तमाम जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब यह देखना होगा कि आखिर इसके पीछे कितने लोग थे, कौन लोग जो थे जो जूनियर डॉक्टर पर कह सकते हैं जूनियर छात्र पर प्रताड़ना कर रहे थे। जी इस पूरे मामले को लेकर के जो एंटी रैगिंग सेल है वो किस तरीके से इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक उस जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए नियाज, हॉस्टल के रूम नंबर 7 का ये मामला, डेंटल विभाग का ये मामला है। तो जिस तरीका से एंटी रैगिंग सेल की बात कही आपने, तो एंटी रैगिंग सेल उन तमाम पहलुओं पर नज़र बनाए हुए है और तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, चाहे वो जूनियर छात्रों की बात कर ले, चाहे वो सीनियर छात्रों की बात कर ले। सीनियर छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने रैगिंग नहीं किया था, हमने बस एक इंट्रोडक्शन लिया था। तो कहीं ना कहीं सीनियर जो छात्र हैं वो कटनी काट रहे हैं अपने ये से अपराध के पीछे, लेकिन जिस तरीका से जूनियर छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हमारा इंट्रोडक्शन नहीं, हमारा रैगिंग था, दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अब यह देखना होगा कि एंटी रैगिंग सेल किस तरीका से इन चीज़ों से निपटती है और दोषियों को कब तक सामने लाकर खड़ा करती है। लेकिन जिस तरीका से सीनियर डॉक्टर लगातार अभी भी दावा कर रहे हैं कि हमने कोई रैगिंग नहीं किया था, हमने बस अपने जूनियर छात्रों का इंट्रोडक्शन लिया था, वो लोग उसे रैगिंग समझ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बातों को दर्शाता है कि सीनियर अपने बातों पर अड़े हैं और जूनियर शिकायत लेकर प्रबंधक के कार्यालय तक पहुंच गए और प्रबंधक ने अपना आदेश भी सुना दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल शुभम, जब भी रैगिंग का मामला आता है तो उससे इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया जाता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक इंट्रोडक्शन के नाम पर रैगिंग किस तरीके के मामले सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। वह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सिर्फ एक पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया की गई, अन्य पदों में सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आईएमए रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे। वहीं चुनाव में कुल 850 डॉक्टरों ने वोट डाले। आपको बता दें कि 7 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पूर्व अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार निर्विरोध जीत कर आते थे। आईएमए रांची ब्रांच का प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है और बाकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका चुनाव निर्विरोध हो गया है और जो प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर शंभू प्रसाद और डॉक्टर वीके जैन खड़े हैं। अभी तक सारे डॉक्टर्स जिन्होंने वोट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो इलेक्शंस के जो प्रोसेस हैं वो बहुत स्मूथ हैं और ये एक्सपीरियंस भी बना रहे आगे। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खास करके कोविड रूल्स के भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इतने वोटर टर्नआउट, डॉक्टर्स खास करके जो कि नहीं निकल पाते अपने क्लिनिक से, उन लोगों का प्रेजेंस देख के हम लोग भी उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है और मतदान का जो नियम और तौर तरीके हैं एवं कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसके अनुपालन करते हुए सारी व्यवस्था चल रही है और ढंग से मतदान हो रही है। कि समझिए कि
एक मैंने जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस पर एक प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का पूर्णतः हम लोग अनुपालन करते हुए मतदान करवा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर दौरे पर मंत्री ने बिहार में उद्योगों के भविष्य को लेकर पत्रकारों से बातचीत भी की, जहां उन्होंने बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उत्साहवर्धक रिस्पांस मिलने की बात कही। साथ ही उन्होंने बिहार को एथेनॉल हब बनाने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विचार विमर्श किया। तो इथेनॉल के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। आज ही मैं मुजफ्फरपुर से एक बड़े उद्योगपति से मैंने बात किया, उनके तरफ से भी रिस्पांस आया है। इथेनॉल और सीमेंट में जो 4 हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उसके में जो फ्लाई ऐश निकलता है उससे हम सीमेंट की फैक्ट्री को देने वाले हैं, ताकि सीमेंट इंडस्ट्री आ जाए। हम टेक्सटाइल पार्क हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया। ये वहीं दुमका के बोगली धर्मपुर के खड़बिल्ला में सरकारी निर्माण कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। इस इलाके में साल 2008 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। साथ ही केराजारी स्कूल के पास सड़क में पड़ने वाले पुलिया निर्माण के 15 दिन बाद ही ध्वस्त हो गया। पुलिया ध्वस्त होने की बात जब ग्राम प्रमुख पिंकी सोरेन ने निर्माण कर रहे संवेदक के मुंशी को बताया तो उन्होंने मरम्मत कराने का आश्वासन देते हुए बात टाल दिया। सड़क बोगली धर्मपुर से खरबिल्ला तक बन रही है और इनका स्वीकृति 2008-9 में मिली है और अभी तक ये रनिंग में है, अभी तक बन रही है। और इसका लागत तो हम लोगों को भी कुछ पता नहीं है। बोर्ड तो लगा है धर्मपुर मोड़ के पास, लेकिन उस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका राशि कितना है नहीं है ये तो हम लोग खुद नहीं बता पाएंगे। और कम से कम 10-12 साल तक तो एक बार मेटल सिर्फ बिछाया था कहीं कहीं और इसके बाद पूरा माने खत्म हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।